गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग बिहार स्पेशल के एक अलग टॉपिक जो कि बिहार के अफवाह तंत्र हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि अफवाह तंत्र क्या है और बिहार में अफवाह तंत्र कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ पे नदियों का एकदम कह सकते हैं कि जाल है। और अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में बाँटा जाता है। और हाँ, एक चीज़ अफवाह तंत्र से आशय न केवल नदियों से होती है बल्कि वहाँ उपस्थित झील, आर्द्रभूमि, जलप्रपात एवं विभिन्न जलकुंडों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम केवल नदियाँ देखेंगे और अगले वीडियो में हम जलकुंड, जलप्रपात, आर्द्रभूमि वगैरह के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र बिहार के अफवाह तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बाँटते हैं। एक सेकंड। बिहार के अफवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में बाँटते हैं, उसे हम देखते हैं। उन दोनों के खास तो चलिए बिहार के अफवाह तंत्र को एक देखते हैं कि हिमालयी नदियाँ, हिमालय हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं यानी कि उत्तरी बिहार की नदियाँ, और एक हम देखते हैं पठारी नदियाँ, पठारी नदियाँ जो कि दक्षिणी बिहार, ये उत्तरी बिहार। इन दोनों नदियों में मुख्य अंतर क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि नदियाँ में और क्या क्या है। तो सबसे पहले हिमालयी नदियाँ का बात करेंगे तो यह सदा नीरा होता है यानी कि वर्ष भर इसमें जल प्रवाह होती रहती है। तो यह सदा नीरा होती है और इसमें जो है वो नदियाँ दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। और यह नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती है। पूर्ववर्ती नदियाँ का अर्थ यह है कि पर्वत निर्माण से पहले भी यह यही मार्ग पे फॉलो करती थी, इस वजह से इसे पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं। वही अनुवर्ती नदियाँ जो होती है वो पर्वत निर्माण के बाद अपना मार्ग बदल लेती है, उसे हम प्रवर्ती नदियाँ बोलते हैं। जैसे हम देखेंगे आगे चल के पठारी नदियाँ सब लगभग प्रवर्ती नदियाँ होती हैं या फिर अनुवर्ती नदियाँ होती है। और हिमालयी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, पता होगा आपको। और बिहार में खास करके अधिक जल संग्रहण के कारण यह बाढ़ का कारण भी बनती है। और इसमें अनेक संरचना भी मतलब स्थलाकृति भी बनती है, जो इसका कारण है कि मिट्टी का कटाव होना बाढ़ एक प्रमुख कारण है। इसी प्रकार हम देखेंगे पठारी नदियाँ क्या खासियत है। यह वर्षा आधारित नदियाँ हैं, यानी कि अगर वर्षा होगी तो इन नदियाँ में पानी होगी, नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। और यह दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, साउथ टू नॉर्थ। और यह नदियाँ अनुवर्ती होती हैं, यह पूर्ववर्ती होती है, यह अनुवर्ती थी। और उसके बाद यह नदियाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटे डेल्टा का निर्माण करते हैं, छोटे डेल्टा, पता नहीं डेल्टा कहना उचित होगा या नहीं, बस छोटे डेल्टा। और यह नदियाँ पुरानी नदियाँ होती हैं यानी कि प्रौढ़ अवस्था में होती है। और यहाँ पे बाढ़ का चूँकि बारिश आधारित है और वर्ष भर पानी का कोई वो नहीं साधन नहीं होता है, तो यह बाढ़ की कम संभावना इसमें पाई जाती है। तो चलिए हम लोग देख लिए बिहार में नदियाँ मुख्य रूप से दो टाइप की नदियाँ, एक हिमालयी नदियाँ, एक पठारी नदियाँ। अब देखते हैं सबसे पहले हम हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं और उसके बाद हम पठारी नदियाँ देखेंगे और लास्ट में हम लोग मैप के माध्यम से सभी नदियों को देखेंगे। चलिए हम तो हम लोग देखते हैं हिमालयी नदियाँ में सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की, चूँकि सबसे पहले हम बात करेंगे
गंगा नदी की। तो गंगा नदी, जैसा कि आपको पता है, गंगा नदी यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह अंतिम रूप से तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन बिहार में यह बक्सर के समीप एंट्री करती है और कटिहार के नज़दीक जाकर यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और यह इसका निर्माण जो है वो देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद से गंगा नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा। और यह नदी बिहार में सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है, क्योंकि जो भी सहायक नदियां हैं वह सभी जा करके यहीं पर मिलती हैं। और गंगा नदी पे बिहार के कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। और यही सब क्वेश्चन बनते हैं, और कौन कौन ज़िले से सीमा बना के जाते हैं उनका नाम आप लोग याद रखेंगे। 12 ज़िला अभी बताएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर भी आप लोग एक बार देख लेंगे। और इस बिहार में गंगा नदी का सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वह पटना में है, एक चीज़ ये याद रखेंगे। और उसके बाद इसकी सहायक नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, महानंदा, तो इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे ही। और गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए, गंगा नदी हो गई, और इसकी वो लंबाई जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है, मतलब बिहार की सबसे यह लंबी नदी है, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बिहार में सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो गंगा की सहायक नदी है, खास करके हिमालयी नदी, यानी कि उत्तर भारत की नदी, जो कि गंगा में जाके मिल जाती है। तो सबसे पहले नदी हम घाघरा नदी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी घाघरा नदी की बात करेंगे। तो चलिए, घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। एक सेकंड यार, ये पेन का बहुत इशू हो रहा है। यह मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और सिवान में प्रवेश करते हुए बिहार के सारण जिला में गंगा में मिल जाती है। तो मानसरोवर से निकली, सारण में मिल गई। और इसकी लंबाई जो है वह 83 किलोमीटर है, और इसका अन्य नाम सरयू भी है। इसको वो 83 किलोमीटर है, इसका अन्य नाम सरयू नदी भी है। और इसकी छोटी मोटी सहायक नदी है वो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। और अगला नदी हम लोग गंडक नदी के बारे में जानेंगे। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, मैप के माध्यम से जब समझेंगे तो हम चीज़ें हमको फिर दिमाग में बैठेगी। गंडक नदी को हम नारायणी नदी के भी नाम से जानते हैं। और गंडक नदी मुख्य रूप से धौलगिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन एक जगह है, भैंसा लोटन, भैंसा लोटन यहाँ पे यानी पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ से एंट्री करती है और कहाँ मिल जाती है? पटना में पहलेजा, पटना के पहलेजा में मिल जाती है। और इस नदी के बारे में, यह 45 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बनाती है। और इसकी लंबाई जो है, इस नदी की लंबाई जो है वह 260 किलोमीटर है। इसकी लंबाई हो गई 260 किलोमीटर। अब अगला हम बात करेंगे बूढ़ी गंडक की। यह सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय होते हुए खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? खगड़िया,
खगड़िया में, गंगा में मिल जाती है। और इसका एक नाम सिकरहना भी है, सिकरहना भी है। तो बस उतना। और अगली नदी जो है वह बागमती नदी है। यह नदी जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में, अच्छा, महाभारत श्रेणी से निकलती है, बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और अंत में यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। तो यह अंततः कोसी नदी में मिलती है कमला के साथ मिलने के बाद। अगली बात करेंगे हम लोग कोसी नदी की। तो यह नेपाल के सप्तकोशी स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। यह नेपाल में, मतलब इसे ही सप्तकोशी की भी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। और यह सुपौल जिला में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार सुपौल जिला में अच्छा, पहले बात सप्तकोशी से निकलती है और कुर्सेला कटिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। और इस नदी के बारे में आपको पता होगा, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए काफ़ी कुख्यात है और इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। यही 2-3 फैक्ट है, आपको याद रखेंगे। और अगला हम बात करते हैं महानंदा नदी की। महानंदा के, तो यह, अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, बागमती नदी है जिसकी लंबाई बिहार में 394 किलोमीटर है और यह बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी है। और सबसे लंबी नदी में यह दूसरी बड़ी लंबी नदी है, क्योंकि इससे बड़ी लंबी नदी गंगा नदी हम लोग देख चुके हैं, 445 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग आते हैं महानंदा नदी पे। महानंदा नदी यह दार्जिलिंग पार, सिक्किम के दार्जिलिंग पार से निकलती है। दार्जिलिंग पार से निकलती है और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, मालदा पश्चिम बंगाल में पड़ती है ये जगह, और यहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये था उत्तर बिहार की नदियाँ। इन नदियों का आप लोग ये याद रखेंगे कहाँ से निकलती है और गंगा में कहाँ पे जाके मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो दक्षिण बिहार की नदियाँ में पहला नदियाँ हम लोग देखेंगे कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी इसकी उत्पत्ति जो है वह विंध्य पहाड़ी से होता है और यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है और इसे अपवित्र नदी भी बोला जाता है, आप लोग को पता होगा। अपवित्र नदी भी कर्मनाशा नदी को बोला जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है वो हम दक्षिण बिहार की देखेंगे, सोन नदी को। आपको पता है यह अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल, अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है और यह रोहतास होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है और रोहतास और भोजपुर का सीमा बनाते हुए दानापुर, चाहे ऑप्शन में दानापुर रहे या मनेर रहे या पटना रहे, यहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है ये सोन नदी। तो इनकी लंबाई की बात एक बार हम फिर से कर लेंगे जब मैप के माध्यम से देखेंगे तब।
और सोन नदी पे ही डेयरी बांध है और इंद्रपुरी बैराज भी है, और ये बाणसागर बांध भी है यहीं पे, लेकिन बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है, और डेयरी बांध और इंद्रपुरी बैराज रोहतास में ही पड़ता है। डेहरी बांध और इंद्रपुरी बैराज, इंद्रपुरी बैराज ये दोनों रोहतास में पड़ता है। और सोन नदी पे मुख्य रूप से यहाँ से नहरों का विकास बहुत अधिक हुआ है मैदानी क्षेत्र में, जो कि चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, और यह अफवाह तंत्र भी प्रमुख माना जाता है। अगली बात करेंगे हम लोग पुनपुन नदी की। यह झारखंड के पलामू के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, और यह गंगा में मिलती है जाके कहाँ पे, अच्छा हम लोग पुनपुन की बात कर रहे हैं ना, हाँ, यह फतवा में जाके मिलती है, और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पुनपुन नदी कहाँ मिलती है। याद रखेंगे फतवा नदी फतवा में जाके मिलती है, जहानाबाद होते हुए फतवा में जाके मिलती है। और यह भी प्रमुख नदी है दक्षिण बिहार की। और अगली नदी हम लोग देखेंगे फल्गु। यह हजारीबाग पठार से निकलती है, और शुरू में इसे बोलते हैं लीलांजना या फिर निरंजना, और मौसेना के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है फल्गु नदी, और जो कि अंततः पुनपुन नदी में ही मिल जाती है, पुनपुन नदी में मिल जाती है। और इसी नदी पे आपको अभी करंट का एक बात तो न्यूज़ याद ही होगा, रबर डैम फल्गु नदी पे, रबर डैम जो कि करंट का वो न्यूज़ है। और इसी पे गयाजी डैम भी बनाया गया है, और फल्गु नदी के पास ही विष्णुपद मंदिर भी है, विष्णुपद मंदिर भी है, और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा भी एक दो नदियाँ और हैं, एक अजय नदी है, और एक क्यूल नदी है। अजय नदी जो कि पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी में मिलती है, और क्यूल नदी भारत में ही जाकर मिलती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नदी हम लोग मैप के माध्यम से एक बार इन सब चीज़ों को फिर से देख लेते हैं, और फिर चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। तो चलिए सबसे पहले उत्तरी बिहार के हम नदियों को देखेंगे, कौन सी नदियाँ कहाँ आके मिलती हैं हम लोगों ने पढ़ लिया, उसे आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे या फिर कॉपी में लिख लेंगे, और उसके बाद फिर से मैप देखेंगे तो चीज़ ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले हम गंगा को लोकेट कर लेते हैं, ये रहा हमारा, और सॉरी यहाँ पे ज़्यादा कुछ भाग गया है, ये पटना आती है, हम्म, तो ये रहा हमारा गंगा नदी। और इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी नदी किस किस कैसे कैसे मिलती हैं। आपको पता है शुरू में बताया था गंगा उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। अगला नदी घाघरा नदी। तो घाघरा नदी मुख्य रूप से आपको हम बताए थे कि यह सिवान और सारण से बनाते हुए सिवान में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। निकलती कहाँ से है, मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से गंगा में, और मिलती है सारण के पास, आपको पहले बता चुके हैं। अगली नदी देखेंगे हम लोग गंडक। गंडक हम लोग पढ़े थे, ये पश्चिमी चंपारण से सीमा बनाते हुए, और ये वैशाली मुजफ्फरपुर नहीं मुजफ्फरपुर समस्तीपुर से सीमा बनाते हुए, और यहाँ पे पटना पे पहलेजा नाम की जगह पे मिल जाती है गंगा नदी में। तो अगला नदी हम लोग देखेंगे बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से, सोमेश्वर, सोमेश्वर सोमेश्वर नदी कहाँ पे है, यहीं पे है,
तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है बूढ़ी गंडक नदी, और कहाँ मिलती है बताइए आप लोग, अगर याद है तो। ये जाती है खगड़िया में मिलती है, तो खगड़िया शायद यही है, खगड़िया में जा कर के मिल जाती है। तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है बूढ़ी गंडक, खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाती है, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इस अच्छा, लंबाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबका फिर से, 320 किलोमीटर। और इससे पहले गंडक देखे थे, इसका 260 किलोमीटर। और इससे पहले घाघरा देखे थे, इसका 83 किलोमीटर। और गंगा का तो पता है 445 किलोमीटर, जो बिहार की सबसे लंबी नदी है। और अगला हम देखेंगे गंडक देख लीजिए, आप देखेंगे बागमती। बागमती नदी जाके कोसी नदी में मिलती है कमला नदी के मिलने के बाद। तो बागमती निकलती है कहाँ से, महाभारत सैनी से निकलती है, अलग पेन का यूज करते हैं, यहाँ से निकलती है और जाते हुए यहाँ पे हम कमला नदी से इनको मिलाएंगे, फिर बाद में कोसी नदी को मिलाएंगे। और हम कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, तो इनको भी यहीं एलोकेट करेंगे और साथ ही में चलेगी। और दोनों नदियाँ यहाँ पे जाके मिल जाती हैं, और फिर ये दोनों नदियाँ जाके कोसी में मिलती हैं, कटिहार में मिलने से कोसी के पहले। तो अभी इन दोनों को रखते हैं यहीं पे, और इन दोनों का थोड़ा सा वो देख लेते हैं, बागमती और कमला। ये रहा बागमती नदी। बागमती नदी की लंबाई है 394 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी नदी है, सहायक नदी है। और कमला नदी का अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और अगला देखते हैं कोसी। कोसी निकलती है सप्त गोसाई से, जो कि सुपौल में प्रवेश करते हुए यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कटिहार में कुर्सेला में मिल जाती है। और ये कमला और बागमती ये भी जाके कटिहार में कुर्सेला से पहले कोसी में मिल जाती है। यहाँ पे कुर्सेला आप लोग बताए थे। और ये सप्त कोसी से निकलती है, और कोसी नदी की जो लंबाई है बिहार में वो 260 किलोमीटर है। और अगला देखते हैं महानंदा। हम लोग महानंदा यहाँ से निकलती है, और यह जाके पश्चिम बंगाल के कहाँ मिलती है बताए थे, मालदा में मिलती है, पश्चिम बंगाल के मालदा में मिल जाती है। और यही है इसका लोकेशन। अब हम लोग देखते हैं जल्दी से दक्षिण बिहार की नदियों को। तो दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कर्मनाशा नदी, जो कि बक्सर और भोजपुर के सीमा बनाते हुए कहाँ मिलती है, दानापुर में, यहाँ पे दानापुर में मिल जाती है। और दानापुर में कहाँ मिलती है, चौसा के पास। ओ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम सोन नदी का बात कर लिए हैं, अभी कर्मनाशा नदी देख रहे हैं, सॉरी सॉरी। को फिर से क्लियर करना चाहेंगे, यह कर्मनाशा नदी है, और जो कि विंध्य पर्वत से निकलती है, और यह जाके वही मैं कह रहा हूँ, ये गंगा से जाके मिलती है चौसा में। तो चौसा यहाँ नहीं है, चौसा बक्सर में है। तो चौसा यहाँ पे जा, सॉरी यार, चलिए मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके चौसा में, बक्सर में जाके कर्मनाशा नदी मिलती है। अगला बात करेंगे हम लोग सोन नदी की, जो कि अमरकंटक से निकलते हुए यहाँ से ये रूट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, रेड पेन का यूज करते हैं। यहाँ से निकलते हुए सीमा बनाते हुए पटना में दानापुर में जाके मिल जाती है। और अगला बात करेंगे हम लोग पुनपुन रिवर का। पुनपुन रिवर कहाँ से निकलती है, झारखंड के पलामू से निकलती है, और यह सोन की समानांतर जाती है। और कहाँ मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि फतुहा में मिल जाती है। तो यहीं से निकलते हुए फतुहा में मिल जाती है। और पुनपुन नदी की विशेषता आपको हम बताए थे, बहुत सारी विशेषता, उनको याद रखिएगा। निरंजना नाम से ये भी, निरंजना और मेहसाना बाद में मिलने के बाद पुनपुन बन जाती है। और नहीं सॉरी, निरंजना तो फल्गु नदी को बोलते हैं। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड पलामू से निकलती है, गंगा फतुहा में
जाके मिलती है। अब बात करेंगे हम लोग फल्गु रिवर की। तो फल्गु रिवर यहाँ पे निरंजना के नाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है फल्गु रिवर? छोटा नागपुर के पठार से निरंजना के नाम पर और मेहसाना मिलने के बाद, ब्लैक कलर कर लेते हैं, यहाँ से निकलती है। और ये जाके कहाँ मिलती है फल्गु नदी? पुनपुन नदी के साथ ही जाके गंगा मिल जाती है। तो ये ऐसे गई और पुनपुन लखीसराय के आसपास पुनपुन नदी में ये मिल गए, अंततः गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा बता देते हैं। ये हो गया निरंजना और ये हो गया मेहसाना, एग्जाम में पूछा भी गया है। और दोनों यहाँ पे मिलने के बाद हो जाता है फल्गु। अगला नदी हम लोग देखेंगे किऊल नदी। किऊल नदी जो कि हजारीबाग झारखंड से, यहीं से कहीं से निकलती है झारखंड से, और यह जाके गंगा नदी में मिल जाती है लखीसराय में। तो यहाँ थोड़ा गंगा नदी ऊपर नीचे हो गया है, बट यहाँ पे शायद यहाँ पे जाके मिल जाते हैं लखीसराय में। ओ सॉरी यार, यहाँ पे लखीसराय में किऊल नदी मिल जाती है। और अजय नदी जमुई से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाके गंगा में मिलती है। तो आपको पता है ये रीजन है जमुई का, ये तो यहीं कहीं से निकलती है जमुई से, और ये जा करके ऐसा पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार का अपवाह तंत्र को देखा और समझा, और जो भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोग को वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।